हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल दिशा में आपका बहुत स्वागत है। हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस वर्ष 2024 का नोटिफिकेशन आया है, यानी उसकी वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी है 189 और कई साल के बाद चूंकि वैकेंसी आई है तो छात्रों में बहुत अच्छा इसका उत्साह भी है। आगे हो सकता है कि और जो पोस्ट हैं वो कुछ बढ़ सकती हैं। तो आज हमारा जो इस वीडियो का उद्देश्य होगा वो पहले एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और विशेष रूप से प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न क्या होगा वो हम लोग जानेंगे। मैं हूं राजीव वर्मा। आज हम लोग पहले ये देखते हैं कि जो उत्तराखंड पीसीएस वर्ष 2024 की वैकेंसीज आई हैं उन वैकेंसीज में मुख्य रूप से कौन कौन से पद हैं। देखिए, अगर हम पदों की बात करें तो मुख्य रूप से पद हैं जैसे डिप्टी कलेक्टर के। अभी की वैकेंसी के अनुसार उसमें 9 पद दिए गए हैं डिप्टी कलेक्टर के लिए। डिप्टी एसपी 17 पद उसके अंतर्गत दिए गए हैं। जिला कमांडेंट 5 पद उसके अंतर्गत दिए गए हैं। इसके अलावा परिवहन संभागीय अधिकारी परिवहन विभाग के अंतर्गत होता है, 1 पद है। जिला पंचायत राज अधिकारी का इसमें 1 पद दिया गया है और फिर इसके नीचे और अन्य काफी सारे पद हैं। देखिए, पद क्या होता है कि भविष्य में उनकी संख्या घटती और बढ़ती रहती है, तो छात्रों को सलाह ये होगी कि आप यहाँ पर पदों को उतना ज्यादा ध्यान ना दें, बल्कि आप ये देखिए कि आपको सिलेक्शन लेना है। सबसे पहले मुख्य चीज तो ये होती है। और वैसे भी कौन सा पद आपको मिलेगा ये डिपेंड करता है आपकी मेरिट पर। ठीक है, सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए कि उत्तराखंड पीसीएस का जो ये एग्जाम होगा, ये एग्जाम कुल 3 चरणों में होता है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। जिसमें प्रारंभिक परीक्षा केवल आपकी एक स्क्रीनिंग होती है, यानी कि केवल एक छटनी होती है, और मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो आपके जुड़ते हैं, एक मेरिट बनती है और फिर उसके आधार पर आपको जो है जो भी रैंक वाइज पद होते हैं वो आपको वहां पर दिए जाते हैं। तो आपका जो ध्यान होना चाहिए वो केवल ये होना चाहिए कि आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए। रैंक डिपेंड करेगा कि भाई आपकी मेरिट कैसी बनती है, उसके अकॉर्डिंग आपको पद मिलते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पीसीएस में इस एग्जाम के लिए आपके पास 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्री एग्जाम के बारे में, क्योंकि आज हमारा जो उद्देश्य है वो केवल प्रारंभिक परीक्षा को जानना है और अन्य वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी मुख्य परीक्षा के बारे में। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा जैसे मैंने अभी आपको बताया था केवल एक स्क्रीनिंग टाइप की होती है। मेंस में इसके मार्क्स, मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये होता है कि हमें यहाँ पर केवल जो सही स्टूडेंट है, जो सीरियस स्टूडेंट है, जो इस पोस्ट के काबिल है हमारे पास, उसको हमें चुनना है। प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र यानी प्रश्न पत्र 1 जो सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा, और प्रश्न पत्र 2 जो होगा वो सी सेट का होगा, जिसे सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा का पेपर कहा जाता है। पहली चीज हम लोग बात करते हैं कि जो पेपर 1 होगा आपके पास में जनरल स्टडी का, वो टोटल 150 मार्क्स के लिए होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो भी 150 होते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 150 का होगा। क्लियर बात? टाइमिंग आपको जो होगी वो 2 आवर्स की टाइमिंग होगी। पेपर 2 सी सेट का होगा। इसमें टोटल जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो मार्क्स होंगे वो आपके 150 होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन जो होगा वो 1.5 मार्क्स का होगा। टाइमिंग 2 आवर्स, यानी कि 2 आवर्स पेपर 1 के लिए होता है, 2 आवर्स पेपर 2 के लिए, बीच में गैप होता है। अगर स्टूडेंट जो ये क्वेश्चन आते हैं ये कैसे आते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यू होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। सिंपल सिंपल आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसके 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन होंगे। आपसे कहा जाएगा कि प्रश्न के अनुसार जो इसका उपयुक्त आंसर है उसको अपनी ओएमआर शीट में आप लगाइए। सही उत्तर के लिए आपको जीएस में 1 नंबर दिया जाएगा और सी सेट है तो वहां 1.5 मार्क्स होगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का वहां पर कोई क्वेश्चन गलत है तो नेगेटिव मार्किंग होती है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4, यानी कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं जीएस में 1 नंबर का और यहाँ पर सी सेट में 1.5 का होता है, तो नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर 1/4, यानी कि 1/4 होती है। अगर किसी स्टूडेंट ने ओएमआर शीट में मान लीजिए कोई क्वेश्चन नंबर है, उसका कोई उत्तर नहीं दिया, क्लियर है, ना सही दिया ना गलत दिया, उसका कोई उत्तर नहीं दिया, यानी कोई सही भी नहीं है गलत भी नहीं है आपके पास, तो वहां पर उसका जो है कोई मार्किंग नहीं होती, ना सही में ना गलत में होती है। आपने कोई उत्तर दिया और वो गलत हो गया तब वो नेगेटिव मार्किंग में जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। सी सेट के बारे में अभी हम लोग सिलेबस देखेंगे। विशेष रूप से जानिएगा
कि ये मेरिट में नहीं जुड़ता कहीं भी। जब आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं तो ये उसकी मेरिट में नहीं जुड़ता। प्रारंभिक परीक्षा की जो मेरिट होती है वो केवल जीएस की मेरिट के आधार पर बनती है। सी सेट पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसमें प्रत्येक स्टूडेंट को 33% मार्क्स लेना अनिवार्य होता है। आप इसको ध्यान से समझें, यानी कि जो सी सेट पेपर है, पेपर 2 है आपके पास में, उसमें आपको 33% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आगे आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो प्री भी आपका क्वालिफाई नहीं होगा। अब सवाल यह है कि मेंस में किनको बुलाया जाएगा, तो जीएस के आधार पर यानी पेपर 1 के आधार पर एक मेरिट बनती है और पोस्ट के सापेक्ष जो है लगभग 13 से 14 गुना स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाते हैं। मेंस जो है इस बार उत्तराखंड पीसीएस 2024 में मेंस में काफी बदलाव हुआ है। हल्का सा मैं आपको अभी थोड़ा बता के चलता हूं और फिर अगली वीडियो में हम लोग इसकी मुख्य परीक्षा पर ही चर्चा करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो मुझे अभी बताना है, थोड़ा सा उसके लिए आप इंतजार कीजिएगा। मेंस में इस बार जो है वो टोटल 8 पेपर्स होंगे। पेपर 1 ये सामान्य हिंदी का होगा, पेपर 2 निबंध का होगा, पेपर 1 जीएस का होगा जिसमें भारतीय इतिहास, विरासत, भूगोल और समाज। पेपर 4 जो है आपके पास में, पेपर 4 इसमें इंडियन पॉलिटी, इसके साथ में आईआर और शासन प्रणाली से संबंधित जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। पेपर 5 सामान्य अध्ययन 3 का है आपके पास में, जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, आपदा प्रबंधन जैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा पेपर 4 ये होगा आपके पास नीति शास्त्र का, एथिक्स का पेपर होगा, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि का होगा। इस पर जब हम मेंस में आगे बात करेंगे तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि इससे पहले जो इस तरह का सत्यनिष्ठा, नैतिकता वाला पेपर हुआ करता था, इसमें पहले स्टैटिक्स का पार्ट आता था, लेकिन इस बार वो मैथ स्टैटिक्स वाला पार्ट इससे हटा दिया गया। तो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत भरी बात है। आगे हम काफी इस पर चर्चा करेंगे अन्य वीडियो में। इस बार जो बदलाव है वो बदलाव है आपके पास मुख्य परीक्षा के पेपर 7 और पेपर 8। ये जो दो पेपर हैं, पेपर 7 और 8, ये पूरी तरह से उत्तराखंड के लिए ही समर्पित है। इसकी काफी लंबे समय से मांग भी की जा रही थी कि जो अभ्यर्थी हैं उन्हें उत्तराखंड का गहरा ज्ञान होना चाहिए, तो इसी के लिए यहाँ पर पेपर 2 जोड़े गए हैं केवल उत्तराखंड से संबंधित। इसमें पेपर 7 में उत्तराखंड के इतिहास, उसके भूगोल से संबंधित जानकारियां ली जाएंगी और पेपर 2 जो आपके पास में होगा उत्तराखंड का ही होगा। इसमें भी उत्तराखंड की जैसे आर्थिक गतिविधियां हैं आपके पास में, या इसके अलावा अन्य जैसे विज्ञान से संबंधित चीजें हैं वो भी आपसे इसमें पूछी जाएंगी। कहने का मतलब है कि उत्तराखंड का भूगोल है, उसका इतिहास है, उसकी कल्चर है, जो भी यहाँ से संबंधित हैं उनको पेपर 2 के अंतर्गत रखा गया है। जो कंप्लीट जो मेंस है वो 1500 मार्क्स का है। इंटरव्यू पहले 200 नंबर का हुआ करता था, इस बार जो इंटरव्यू अब 2024 से होगा वो 150 मार्क्स का होगा, यानी 50 नंबर को कम कर दिया गया है। तो ज्यादा जो वेटेज है वो मुख्य परीक्षा की है और इंटरव्यू के लिए 150, यानी कि टोटल मेरिट आपकी जो बनेगी वो 1650 पर बनेगी। चलिए, अब जैसा कि हमने बताया था वीडियो का तो मुख्य उद्देश्य हमारा मुख्य परीक्षा पर है। देखिए, मुख्य परीक्षा पर अगर बात की जाए तो आयोग के पाठ्यक्रम, जो नवीनतम पाठ्यक्रम है, मेरे पास उसकी कॉपी भी है, उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। पहले जीएस पर हम देखेंगे। आप चाहें तो एक अपना नोटबुक, पेपर लेकर बैठ जाइए, उसमें से काम की चीजों को आप नोट कर लीजिएगा, या आयोग की वेबसाइट पर इसका जो सिलेबस होता है उसको आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ठीक है, यहां तो मैं आपको एक सिंपल थोड़ा सा एक ड्राफ्टिंग टाइप के दे रहा हूं। पेपर 1 जीएस की बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स की। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको, वो है 150, 150 मार्क्स हैं टोटल, और आपको टाइमिंग दिया जाएगा यहाँ पर 2 आवर्स, 2 घंटे का समय होगा। क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइम होंगे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आयोग के जो पाठ्यक्रम मेरे पास है उसमें साफ कहा गया है कि कुल 150 प्रश्नों में से न्यूनतम 1/3 प्रश्न उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा इसको। तो आप उत्तराखंड राज्य की तो बढ़िया कर तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ये हमने ध्यान दें। तो इस जो पहले ही नोट आपको दे दिया गया, 1/3 क्वेश्चन न्यूनतम वो उत्तराखंड राज्य से ही संबंधित होंगे, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यहां टोटल जो यूनिट होंगी आपके पास में जीएस के अंतर्गत, वो टोटल 6 यूनिट यहां पर दी गई हैं। अलग अलग एक यूनिट के नाम है, प्रॉपर उसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स को मेंशन किया गया। मैं आपको उसको थोड़ा थोड़ा सार बताऊंगा।
यूनिट 1 जो है वो भारत का इतिहास, यहाँ की संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। यानी सिंपल बात है, इसे हम इंडियन हिस्ट्री, उसका कल्चर और राष्ट्रीय आंदोलन कहाँ पढ़ा जाता है? मॉडर्न में पढ़ा जाता है। तो कहने का मतलब है संक्षिप्त रूप से, इसमें भारत का इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री होगा। कल्चर वाले पार्ट पर ज्यादा ध्यान दिया गया है और साथ साथ इसका जो राष्ट्रीय आंदोलन है, नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट है, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक वही हैं जो आप सामान्यतः पढ़ते चले आते हैं, जैसे प्रागैतिहासिक काल है, उसके अलावा इंडस वैली का टॉपिक है, इसमें वैदिक कल्चर का आपके पास टॉपिक आ जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग यहाँ बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ये सामान्य टॉपिक हैं जो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। मिडिवल हिस्ट्री में वही परंपरागत टॉपिक हैं, जैसे दिल्ली सल्तनत है, मुगल साम्राज्य है, सामान्यतः सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन जैसे विषय हम लोग पढ़ते हैं, वही टॉपिक्स हैं। मॉडर्न कहां से स्टार्ट होता है? सॉरी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन होता है और लगभग 1947 तक का जो हमारे पास घटनाक्रम है वो इसके अंदर मेंशन किया गया। साथ साथ यहाँ पर उत्तराखंड का इतिहास और उसकी कल्चर, यानी कि जैसे आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तो उसी के साथ यहाँ पर उत्तराखंड का इतिहास, उसका एंशिएंट, उसका मिडिवल वाला पार्ट और उसका मॉडर्न वाला पार्ट ऑलरेडी पूरा मेंशन है। जैसे मैंने बताया था, आयोग की वेबसाइट से आप इसका संपूर्ण जो सिलेबस है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यूनिट 2 ये है भारत और विश्व का भूगोल। भारत और विश्व का भूगोल सामान्यतः हम अपनी कक्षाओं में पढ़ते ही हैं, विश्व के भूगोल को अलग कर पढ़ लेते हैं और भारत का भूगोल अलग। भारत पहले विश्व का ही भूगोल के अंतर्गत मैं बता दूं, विश्व के भूगोल में विशेष रूप से जैसे सौरमंडल है, पृथ्वी है हमारा, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल से संबंधित सभी तरह के टॉपिक्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से जनसंख्या, उनकी प्रजातियां, संचार, महासागरीय चीजें, पवनों की बात है, वायुमंडल की पढ़ते हैं, सामान्य टॉपिक हैं जो ऑलरेडी हम लोग काफी पढ़ते रहते हैं। इस तरह की चीजें इसमें कही गई हैं। भारत के भूगोल के अंतर्गत बात करेंगे तो भारत के भूगोल में भारत का भौगोलिक परिचय होता ही है हमेशा। भारत की जलवायु, यहाँ वनस्पति, भारत की मिट्टियां, खनिज संसाधन, कृषि, उद्योग, परिवहन, जनजाति, इस तरह के टॉपिक सामान्य टॉपिक दिए गए। इसके अलावा प्रदूषण और उससे संबंधित कुछ पहलुओं पर भी यहाँ पर आपको बताया गया। जब हम भारत और विश्व के भूगोल वाला टॉपिक है यूनिट 2, तो इसी के अंदर ही उत्तराखंड का भूगोल भी है। उत्तराखंड के भूगोल में उत्तराखंड का भौगोलिक अवस्थिति, यानी कि जो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है, इसके बारे में टॉपिक है। यहाँ जलवायु, जल प्रवाह तंत्र, ये पूरा टॉपिक है आपके पास में। प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, जनसंख्या, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है, ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक विकास और प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यूनिट 3 है आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का टॉपिक होगा। देखिए सामान्यतः हम लोग इंडियन पॉलिटी को पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है और साथ साथ भारत सरकार की जो नीतियां होती हैं, जो राजनीति से जुड़ी हुई, शासन से जुड़ी हुई नीतियां होती हैं, उनको हम सामान्यतः पढ़ते हैं। आयोग ने जो अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत दिया है, सबसे पहले इसको कई तरीके से अलग अलग डिजाइन किया गया। पहला पार्ट इसमें दिया गया है राष्ट्रीय, यानी भारतीय राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत एक टॉपिक आपको बना के दे दिया गया राष्ट्रीय, जिसमें संसदीय शासन प्रणाली की बात की गई है, गठबंधन की राजनीति का विषय आपको दिया गया, क्षेत्रवाद, जातिवाद का विषय है। इसके अलावा लिंग राजनीति टॉपिक है, शासन, राष्ट्रीय एकता, भारत की नाभिकीय नीति, पर्यावरणीय समस्याएं, लोकपाल, लोकायुक्त जैसे विषय इसके अंतर्गत दिए गए। इसके अतिरिक्त इसमें ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में भी पूछा गया पॉलिटी के अंतर्गत, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में तो बहुत सारी संस्थाएं, जैसे आप यूनेस्को भी ले सकते हैं यहाँ पर, यहाँ सार्क की भी बात की गई है, आसियान, एशियान, साफ्टा की भी बात इस जगह पर की गई है, ब्रिक्स की भी बात इसमें की गई है। तो ये सब इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत ही है। भारत का संविधान एक अलग से डिजाइन करके रखा गया है, जिसमें हम भारत की संवैधानिक व्यवस्था को पढ़ते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जितना भी हमारा संविधान के टॉपिक हैं, जैसे नागरिकता का टॉपिक होता है, उद्देशिका का टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका से संबंधित जो हमारे परंपरागत टॉपिक होते हैं, ऑलरेडी वो उसमें सब मेंशन है। भारत की राजनीति से विषय एक अलग से एक टॉपिक भी इसके अंतर्गत दिया गया है,
हालांकि हम लोग जब हम भारत का संविधान पढ़ते हैं तो उसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ऑलरेडी पढ़ते ही हैं, लेकिन फिर भी पाठ्यक्रम में इनको अलग से भी कर कर रखा गया है। तो उसमें संघीय कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, संसद, राजनीतिक दल, दबाव समूह, जिला प्रशासन, राज्यों का पुनर्गठन, इनको अलग अलग सेक्शंस में भी रखा गया है। लेकिन जैसा मैंने बार बार आपको बताया है कि जब हम क्लासेस के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी का पार्ट पढ़ते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं का पार्ट पढ़ते हैं, तो हम इनको एक सामान्य रूपरेखा के अंतर्गत पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था भी इसी के अंतर्गत है। लोक नीति एक अलग से टॉपिक रखा गया है, जिसे पॉलिटी से थोड़ा सा कुछ कक्षाओं में क्या होता है उसके साथ मिला के पढ़ दिया जाता है, या कई बार करंट अफेयर्स के साथ भी पढ़ा देते हैं। जैसे गुड गवर्नेंस का एक टॉपिक ऑलरेडी अलग रखा गया है। गुड गवर्नेंस में सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस क्या होती है, ये टॉपिक इसके अंतर्गत है। भ्रष्टाचार का लोकपाल, लोकायुक्त, ये पहले भी इसमें टॉपिक अभी दिया गया था, मैंने बोला भी था, उसमें दिया गया था। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जब आप इंडियन पॉलिटी का पार्ट पढ़ते हैं, जैसे मैं बता रहा था, तो वहां भी हम इन टॉपिक्स को ऑलरेडी ही पढ़ते हैं। जैसे सूचना का अधिकार है, 19(1) में भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत भी हम इसको पढ़ लेते हैं। सेवा का अधिकार है, इस तरह की ये सारी चीजें इसके अंतर्गत दी गई। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत ही यहां पर उत्तराखंड की राजस्व व्यवस्था का विषय भी रखा गया है। जैसे उत्तराखंड की कार्यपालिका, कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल है, उनके कार्य क्या होते हैं, और पंचायती राज व्यवस्था तक यहां पर विषयों को रखा गया। यूनिट 4 आएंगे, जीएस में ही चल रहे हैं हम लोग। यूनिट 4 आपके पास है सामाजिक विकास और आर्थिक विकास, यानी कि यहां पर भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विषय और सामाजिक है। आर्थिक में जैसे भारत के आर्थिक सुधारों की बात की गई है, उदारीकरण की बात की गई है, निजीकरण, वैश्वीकरण के टॉपिक्स हैं। इसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी, जो केंद्रीय सरकार के बजट होते हैं उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। भारत की राष्ट्रीय आय, भारत की कृषि, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ये सारे विषय इसके अंतर्गत रखे गए। अलग से इसमें अंतरराष्ट्रीय टॉपिक्स भी रखे गए हैं, जैसे WTO की बात की गई है, IRBD की इसके अंतर्गत बात की गई है, वर्ल्ड बैंक की इसमें टॉपिक रखा गया, सार्क, साप्टा, अभी मैंने आपको पॉलिटी में भी बोला था, ये टॉपिक रखे गए, ओपेक, आसियान के जैसे टॉपिक इसके अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, इसी तरह से कई सारे इंडेक्स भी होते हैं, वो भी इसके अंतर्गत रखे गए। इसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड की बजट, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, यहां से संबंधित जो आर्थिक योजनाएं होती हैं जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, उनका टॉपिक भी इसके अंतर्गत मेंशन है। यूनिट 5, ये सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सामान्य विज्ञान में सामान्यतः हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के टॉपिक पढ़ते हैं, और टेक्नोलॉजी जैसे विषय में, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी होता है, या मान लीजिए डिफेंस टेक्नोलॉजी होता है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होता है, ये सारे नए जो प्रौद्योगिकी के विषय हैं इनको रखा जाता है। आयोग ने यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको आपके पाठ्यक्रम में भी कहा गया है कि जो साइंस का क्वेश्चन होगा वो ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल साइंस में कोई BSc MSc जैसा करें। ऐसा विज्ञान जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, यहाँ मेंशन किया गया, मैं पढ़कर आपको बता रहा हूं। सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव, प्रक्षेप और संबंधित विषय सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध और जानकारी पर आधारित होंगे। ऐसे ये जो प्रश्न होंगे जिसमें वैज्ञानिक विषयों का विशेष रूप से अध्ययन नहीं होगा। मतलब जैसे हम लोग केमिस्ट्री में कई बार समीकरण पढ़ते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाते हैं, वो नहीं होगा, सामान्य होता है, प्रैक्टिकल होती हैं चीजें, उसमें सिद्धांत वगैरह पूछे जाते हैं। टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया था, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी होती हैं, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे हम, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, इससे संबंधित प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें बायो का पूरा टॉपिक मेंशन किया गया है, उसके सारे विषय हैं। फिजिक्स के टॉपिक मेंशन किए गए हैं, जब आप पाठ्यक्रम को डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें उसके अंतर्गत मिलेंगी। ये अंत में यूनिट 6 जो हमारा पेपर 1 की GS की लास्ट यूनिट है 6, यहां पर करंट अफेयर्स का टॉपिक है, 3 लेवल पे करंट अफेयर होगा, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम और राज्य के स्तर पर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दिन प्रतिदिन न्यूज़पेपर जरूर पढ़िएगा। मैंने अपनी पुरानी कई वीडियोस में भी आपको कहा है, अगर आप सिविल सेवा, प्रांतीय सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अखबार पढ़ने की आदत आप जरूर डाल लीजिए। साथ साथ उसको नोट्स बनाने की भी आदत डाल लीजिए। अगर हम उत्तराखंड के विषय में कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, यहां से संबंधित एग्जाम दे रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड की कोई योजनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, शासन से संबंधित हैं, कोई बहुत अच्छे घटनाक्रम है जो आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, तो उन्हें दिन प्रतिदिन लिखने की चीजों की आदत डालिएगा। ये राज्य स्तर पर भी ध्यान रखिएगा,
देश के स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार। अब हम आते हैं सी सेट। पेपर 2 होगा आपके पास सी सेट। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल हैं आपके 100, मार्क्स होगा टोटल 150, यानी कि हर क्वेश्चन जो होगा वो 1.5 मार्क्स का होगा। टाइम वही 2 आवर्स होगा। सी सेट जैसा पहले बता रहा था मैं आपको, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें पहली यूनिट होगी जिससे संबंधित 80 क्वेश्चंस होंगे वहां पर। ये होगा आपके पास, सिंपल भाषा में हम लोग उसको बोलते हैं मैथ रीजनिंग का पार्ट। लेकिन मैथ बहुत ज़्यादा एसएससी लेवल का नहीं होता, थोड़ा बेसिक मैथ होता है, जिसमें रीजनिंग का पार्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा है। टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, जैसे यहाँ टॉपिक है अभिक्षमता परीक्षा का टॉपिक है, संप्रेषण कम्युनिकेशन स्किल का टॉपिक भी है, रीजनिंग भी इसी के साथ साथ है। तो कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, ये टॉपिक इसके अंतर्गत रखा गया। तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यता, ये रीजनिंग का पार्ट है। निर्णय लेना, समस्या समाधान, ये दिया गया है। सामान्य मानसिक योग्यता और संख्यात्मक अभिज्ञान। तो कुल मिलाकर आप समझिए बेसिक मैथ और रीजनिंग का टॉपिक है, साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग के टॉपिक होते हैं। इसके बाद यूनिट 2, यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे जो हिंदी और इंग्लिश से संबंधित होंगे, बहुत सामान्य। इनमें यूनिट 2 में मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं, इसमें से 7 क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश से रिलेटेड होंगे, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ से संबंधित आपसे मतलब क्वेश्चन आंसरिंग होगी वहां पर जाकर, तो एक पैराग्राफ होगा। साथ साथ इंग्लिश में आपको वोकैबुलरी, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इस तरह के टॉपिक आपको दिए जाएंगे। कुल बहुत सामान्य स्तर का है। यहां पर कुल आपसे 7 क्वेश्चंस हैं। 13 क्वेश्चन हिंदी वाले पार्ट से रिलेटेड है, जिसमें हिंदी का एक पैराग्राफ आपके पास होगा, गद्यांश होगा। उस गद्यांश से आपको पढ़कर 6 प्रश्नों के उत्तर वहां पर देने हैं, और साथ साथ 7 प्रश्न जो उसके आएंगे वो आपके पास हिंदी के, जैसे लोकोक्ति, मुहावरे, तद्भव, तत्सम, समास, संधि, इस तरह के आपके पास आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो सीसेट का जो पेपर है वो 2 जगह पर विभाजित है। 80 क्वेश्चन उसके मैंने आपको बताया मैथ, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड होंगे, और 20 क्वेश्चन में आपका 13 क्वेश्चन हिंदी वाला पार्ट से रिलेटेड है, सामान्य हिंदी है व्याकरण का, और साथ साथ 7 क्वेश्चन जो है वो सामान्य अंग्रेजी से संबंधित है। ये आपके पास है। तो आज हमारा जो ये उद्देश्य था कि आपको पाठ्यक्रम से थोड़ा अवगत करा दें, साथ साथ जीएस के लिए आप करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा बल दीजिएगा। करंट अफेयर मैंने कहा न्यूज़पेपर और बहुत अच्छे स्तर की कोई मैगजीन्स हैं, उनको आप अब से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, लगातार पढ़िए, उसको छोड़िए मत। इसके अलावा जो भी जीएस के सेगमेंट मैंने आपको बताए हैं, स्तरीय पुस्तकें जो हैं आप उसके लिए पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा वन लाइनर मत पढ़िएगा, क्योंकि प्रीलिम्स तो आपका निकल जाता है लेकिन आप मेंस में फंस जाते हैं। तो ये आदत जो होती है, जो हम वन लाइनर पढ़ते हैं ना, एक लाइन में, ये एक लाइन में जो पढ़ते हैं, ये बहुत घातक होती है। ये उन एग्जाम्स के लिए तो ठीक होती है जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, लेकिन अगर आपको मेंस लिखना है, जाकर इंटरव्यू देना है, निबंध लिखने हैं, तो आप स्तरीय पुस्तक पढ़ें। अगर आपको स्तरीय पुस्तक नहीं मालूम है तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी, या मेरा नंबर जो होगा इंस्टीट्यूट का इसमें मेंशन होगा, वहाँ व्हाट्सएप पर आप पूछ लीजिए। मैं उसको लिखकर जो भी विषय की किताब आप पूछना चाहते हैं वो मैं लिखकर आपको बता दूंगा। तो आज का हमारा जो विषय रहेगा वो मैंने आपको बता दिया था पूरी तरीके से। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।